अस्सलामुअलैकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। आधी रात को मुझे अपने कमरे में कुछ खटका सा महसूस हुआ था और जैसे ही मैंने उठकर लाइट जलाई थी, ऐसे लगा था जैसे कोई तेज़ी से मेरे कमरे से बाहर निकला हो। और फिर अपनी हालत पर नज़र पड़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि मेरी शर्ट के बटन खुले हुए थे और यूं लग रहा था जैसे किसी ने मेरे वजूद को छूने की कोशिश की हो। ऐसा महसूस होते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं शोर मचाने लगी। मेरी आवाज़ पर मेरा भाई कमरे में आया और गुस्से से कहने लगा, क्या तमाशा है नाज़रीन, आधी रात को भी चैन नहीं लेने देती हो। मैं डर कर रोते हुए भाई से कहने लगी कि भाई, मेरे कमरे में कोई था और जैसे ही मैंने लाइट जलाई वो बाहर की तरफ भागा है। भाई ने गुस्से से भरी नज़रों से मुझे देखा और कहने लगे, सारा दिन टीवी के आगे बैठकर ड्रामे देखोगी तो ऐसे ही ख्यालात आएंगे ना। कोई तुम्हारे कमरे में नहीं आया और ना ही कोई यहाँ से भागा है। भाई गुस्से में निकल गए थे और मैं कमरे का दरवाज़ा बंद करके वापस अपने बिस्तर पर दुबक गई थी। लेकिन मुझे ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि ये मेरा वहम नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद मुझे अपने कमरे के खिड़की के पास से साए लहराते हुए महसूस हुए और मुझे यकीन हो गया कि कोई ना कोई ज़रूर है। लेकिन अब की बार अगर मैं शोर मचाती तो मेरा भाई हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर निकाल देता। इसीलिए मैं अपनी जगह पर ही बैठी आंसू बहाती रही और खुदा से खैरियत और आफियत की दुआएं मांगती रही। ये सोच सोच कर ही मैं कांप रही थी कि ना जाने कौन आया था और किस ने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी। वो तो खुदा का शुक्र था कि सही वक्त पर मैं उठ गई थी, वरना बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। अगली सुबह भाई अम्मा के ऊपर खूब चीखने चिल्लाने लगा कि सारा दिन तुम्हारी बेटी टीवी देखती है और रात भर तमाशा करती है। ये सुनकर अम्मा हक्का बक्का रह गई, क्योंकि मैं सारा दिन काम करती थी और भाभी टीवी देखती थी। भाभी और इनकी बेटी मिलकर सारा दिन अजीबोगरीब से ड्रामे ही तो देखती थी, लेकिन भाई को तो हर बात उल्टी ही मालूम होती थी। मैंने डरते डरते भाई के जाने के बाद अम्मा को बताया कि मेरे कमरे में कोई आया था और मुझे किसी मर्द का साया महसूस हुआ था। ये सुनकर अम्मा घबरा गई, कहने लगी, ख्याल रखा कर, आजकल तेरी भाभी का भाई बहुत चक्कर काटता है। वैसे भी वो अच्छा आदमी नहीं है। मैं जल्दी तेरी शादी करके तुझे यहाँ से रुखसत कर दूंगी। मेरी बूढ़ी माँ को मेरी फिक्र सताने लगी थी और भाभी के भाई का नाम सुनकर मैं खौफजदा हो गई थी, क्योंकि वाकई ही वो शराबी और जवारी था और बिला धड़क हमारे घर आ जाया करता था। भाभी के होते इसे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी। वो तो दरवाज़ा बजाना भी गवारा नहीं करता था। क्या वाकई ही रात वो मेरे कमरे में आया था? मुझे अपनी कमीज़ के खुले हुए बटन और ढिलका हुआ कांधा याद आया तो मेरी जान निकल गई। फिर अगली रात भी ऐसा ही हुआ। मैं कमरे की कुंडी नहीं लगाकर सोती थी, क्योंकि भाभी ने इस बात की इजाज़त नहीं दी थी। कहती थी, जवान लड़की को कमरा बंद करने की क्या ज़रूरत है, ना जाने आधी रात को बंद कमरे में क्या करती होगी। और इसी वजह से कमरे का दरवाज़ा खुला रहता था। मुझे अभी सोए हुए कुछ देर ही गुजरी थी कि अपने करीब किसी का एहसास हुआ। मैंने जैसे ही आंख खोल कर देखी तो वो कोई आदमी था जो मेरे कपड़ों को मेरे वजूद से हटाने की कोशिशें कर रहा था। आधी रात को एक आदमी को अपने इतने करीब पाकर मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख निकलते ही वो वापस भागने लगा, लेकिन मैंने जल्दी से लाइट जला दी और ये देखकर मेरे होश ठिकाने आ गए कि अम्मा का शक बिल्कुल दुरुस्त था। वो भाभी का नशेई भाई था, जो अब भी शराब के नशे में चूर मेरे कमरे में मौजूद था। लाइट जलाते ही वो तेजी से निकल गया था और मेरी चीखों पर भाई भाभी दोनों ही आ गए। मैंने रोकर जब इनके भाई के बारे में सच बताना शुरू किया और अपने खुले हुए बटन दिखाए तो भाभी ने कान पकड़ लिए और कहने लगी, बड़ी बदकिरदार है, न जाने किसको कमरे में बुला लेती है और इल्ज़ाम मेरे भाई पर लगाती है, ताकि कभी तेरे काले करतूत खुलकर सामने ना आए। तू तो मेरे भाई को बुरा कह सके, वो शराबी ज़रूर है, लेकिन तेरी तरह बद किरदार नहीं है। भाभी ने भाई के सामने मेरे ही किरदार की धज्जियां बखेर दी थी और भाई ने कहा था कि जो पहला रिश्ता मिलेगा उसी से मैं तुझे रुखसत कर दूंगा, ताकि तू इज्जत से अपने घर दफा हो जा और हमारे सर से ये बला टल जाए।
भाई को तो ये भी एहसास नहीं हो रहा था कि मेरी इज्जत खतरे में थी। इन्हें बस आंखें बंद करके भाभी की हर बात पर एतबार करना आता था। बाकी की सारी रात मैं रोती रही और अम्मा के साथ इनके कमरे में रही थी। अम्मा ने मुझे सख्ती से कह दिया था कि अब अपने कमरे में सोने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ही साथ सोया कर। कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं सारी ज़िंदगी तुझे रोती रह जाऊंगी। मुझे खुद भी बड़ा खौफ हो गया था, इसीलिए मैं अम्मा के कमरे में ही सोने लगी। भाभी का भाई इस दिन के बाद दोबारा हमारे घर नहीं आया था। शायद भाभी ने इसे मना कर दिया था, लेकिन भाभी ने हर दिन भाई के कान मेरे खिलाफ भरे थे और वो बस एक पाँव पर थे कि कोई भी रिश्ता मिले और मेरी शादी हो जाए। फिर इन्हीं दिनों एक अरबी ताजर हमारे गांव आया। वो बहुत पैसे वाला था, इसीलिए गांव में हर कोई इसकी खातिर मदारत करने लगा। मेरे भाई ने भी इसे शीशे में उतार लिया। भाई को तो वैसे भी पैसे का पुजारी था, अमीर आदमी को देखते ही इसके आगे बिछ जाता था। घर में दावत का इंतज़ाम कर दिया गया। मैं हैरान थी कि गैर अरबी आदमी के लिए इतने खाने तैयार करवाए गए थे, जबकि मैं और अम्मा दो वक्त ढंग के खाने को भी तरसते थे। और भाई का रोना ही खत्म नहीं होता था कि पैसे की कमी है। मैंने खुद सारे खाने तैयार किए थे। फिर जब दावत का दस्तरखान लगाने लगी तो देखा कि इस अरबी आदमी के साथ उसका एक बेटा भी था। वो तकरीबन 14-15 साल का लड़का था। बहुत ही खूबसूरत सा था और खामोशी से बैठा हर चीज़ का जायजा ले रहा था। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, वो ठिठक कर मुझे देखने लगा। मैं घबराकर फौरन कमरे से बाहर निकल गई, क्योंकि भाई ने बहुत बुरी तरीके से मुझे घूर कर देखा था। वैसे तो हर मेहमान के आने पर मैं ही कामकाज करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों आज भाई मुझे इतनी बुरी नज़रों से देख रहे थे, जैसे मुझसे कोई गुनाह हो गया हो। मैं बावर्ची खाने में पहुंची तो भाई पीछे से आए और गुस्से से कहने लगे, अब तुम मेहमान खाने में नजर ना आना, शाइस्ता से कहो सारे काम वही करेगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। शाइस्ता भाई की 13 साला बेटी थी, जिससे भाभी पानी का एक गिलास भी नहीं उठवाती थी और ना ही उसने कभी घर का कोई काम किया था। फिर वो भला दस्तरखान कैसे लगा सकती थी? मैं तो हैरानी से बस भाई को देख रही थी कि जब भी भाभी ने फौरन शाइस्ता को कमरे से निकाला और शाइस्ता पर नज़र पड़ते ही मैं दम बखुद रह गई। वो इस कदर तैयार हुई थी जैसे इसे देखने कोई लड़के वाले आए हों, और फिर इसने बड़ी मुश्किल से दस्तरखान लगाने का काम सर अंजाम दिया था। बड़ा सा दुपट्टा लिए वो बहुत मुश्किल से काम कर रही थी, जबकि भाभी के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और चमक नज़र आ रही थी। मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैंने दबे लफ्ज़ों में अम्मा से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? तो अम्मा नज़र चुरा गईं और मुझे एहसास हो गया कि अम्मा को मामले की भिनक है। मैंने फिर पूछा तो कहने लगी, तेरा भाई इस अरबी लड़के के साथ तेरी भतीजी को रुखसत करने की तैयारियां कर रहा है, इसीलिए तो इतनी बड़ी दावत का एहतमाम किया गया है। सुना है करोड़पति लोग हैं और शादी के बाद दुल्हन को अपने साथ ले जाएंगे। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। मैं 30 साल की हो रही थी और भाई ने कभी मेरी शादी के लिए ऐसी मेहनत नहीं की थी जैसी कि वो आज शाइस्ता के लिए कर रहे थे। मेरे दिल में फौरन से दुख जागा था कि अगर मेरा बाप जिंदा होता तो पहले मेरी शादी की फिक्र करता। भाई ने तो अमीर लड़का देखते ही झट से अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ने का सोच लिया था, लेकिन मैं हैरान थी कि शाइस्ता सिर्फ 13 साल की बच्ची थी, जबकि वो लड़का भी कोई 14-15 साल बच्चा ही था। शादी के लिए जिम्मेदारी भी नहीं था, तो फिर भाई कैसे ये रिश्ता करने को तैयार थे? किसी ने ठीक ही कहा है कि पैसा इंसान की सोच, नीयत और इरादों को बड़ी आसानी से बदल देता है। मैं खामोशी से एक कोने में बैठी सारा तमाशा देखने लगी कि जब कुछ देर बाद भाई मेहमान खाने से बाहर आए और गुस्से से मुझे देखते हुए अंदर आने का इशारा किया। मैं हैरान रह गई कि अब मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। खैर, मैंने दुपट्टा सर पर रखा और अंदर आ गई तो वो अरबी आदमी, जो शायद इस बच्चे का बाप था, सलाम दुआ के बाद मुझसे बातचीत करने लगा। वो अच्छी खासी उर्दू बोल रहा था। काफ़ी देर बाद के बाद कहने लगा कि आप तो बहुत ही अच्छी और काबिल लड़की हैं। मुझे लगा था कि गांव की लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती। ये सुनकर भाई कहने लगे कि इसकी तालीम की वजह से ही तो इसकी शादी नहीं हो रही है। इस गांव में कोई पढ़ी लिखी लड़की से शादी नहीं करना चाहता। मैं तो इसे पढ़ाने के हक में ही नहीं था, मगर ये जिद और ज़ोर ज़बरदस्ती करके दूसरे गांव से पढ़ कर आई है और अब इसका रिश्ता ही नहीं होता। इसका हाल देखकर ही तो मैंने अपनी शाइस्ता को स्कूल नहीं भेजा।
भाई ने अपनी तरफ से मेरी बुराई बयान करने की कोशिश की थी, लेकिन इस अरबी की आंखों में चमक आ गई थी। वो कहने लगा कि आपने तालीम हासिल करने के लिए इस गांव के रिवाजों को तोड़ा है। मुझे ऐसी ही लड़कियां पसंद हैं जो अपने हक के लिए आवाज़ उठाती हैं। फिर वो भाई से कहने लगा कि मैं यहाँ इसलिए आया था ताकि अपने बेटे का रिश्ता तय कर सकूं। मैं इसकी शादी किसी पाकिस्तानी लड़की से ही करना चाहता था और मुझे नाजनीन अपने बेटे के लिए पसंद आ गई है। ये सुनते ही भाई के चेहरे का रंग उड़ गया था और मैं खुद भी एकदम से घबरा गई थी और फिर कमरे से वापस निकल आई थी। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। इस अरबी ने अपने 15-16 साल लड़के के लिए मुझ जैसी 30 साल लड़की का रिश्ता कैसे मांग लिया था। कुछ देर तक अंदर से भाई की आवाज़ें आती रहीं और फिर जब भाई बाहर आए तो मैं खौफ के मारे सहम गई, क्योंकि मुझे मालूम था कि अब मेरी शामत आनी है। लेकिन भाई ने मेरी तरफ देखा और सर पर हाथ रखकर कहने लगे, मैंने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। ये सुनकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए। वो अरबी लड़का जिसका नाम असलम था, भाई ने इसके साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया था। लेकिन क्यों, कैसे? वो तो मुझसे बहुत छोटा था। हमारे दरमियान उम्र का दुगना फर्क मौजूद था और फिर भाई तो शाइस्ता के लिए कोशिशें कर रहे थे, तो इतनी आसानी से मेरे लिए कैसे मान गए थे? भाई का कोई भी कदम मुझसे आसानी से हजम नहीं हो रहा था। अब्बा के इंतकाल के बाद से उन्होंने कभी मुझे और अम्मा को कोई सुख नहीं दिया था, बल्कि उनकी ज़ात से हमें हमेशा तकलीफ ही पहुंची थी। लेकिन सवाल जवाब करने की मेरी हिम्मत नहीं थी। अलबत्ता अम्मा ने ज़रूर हैरत से पूछा था कि तूने इतने छोटे बच्चे से हमारी नाजनीन का रिश्ता कैसे तय कर दिया है। कहने लगे कि इस गांव में तो तुम्हारी खुद सर बेटी को कोई अपनाएगा नहीं। इसी बहाने ये शादी करके दुबई जाएगी और फिर हम सब भी किसी न किसी तरह वहीं सेटल हो जाएंगे। सबकी ज़िंदगी बदल जाएगी। कब तक मैं और बच्चे यूं ही गांव में सिसक सिसक कर ज़िंदगी गुजारेंगे। भाई के लफ्ज़ों ने बता दिया था कि मेरा रिश्ता क्यों पक्का किया गया था। दरअसल वो अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज कर रहे थे। पहले वो शाइस्ता को ज़रिया दुबई जाने का कोई रास्ता बनाना चाहते थे, लेकिन जब इस अरबी ने मुझे पसंद कर लिया तो उन्होंने मुझे ही ज़रिया बना लिया। मैंने इनकार करना चाहा था, लेकिन अम्मा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक दिया। कहने लगी, इसी बहाने तू इस दोज़ख से तो निकलेगी। वैसे भी ये अरबी लोग भले मालूम होते हैं, क्या पता तुझे बहुत अच्छी ज़िंदगी मिल जाए। अम्मा मुझे सीने से लगाए दुआएं दे रही थी और मैं ये सोचकर हैरान हो रही थी कि मैं इतने छोटे बच्चे के साथ अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी कैसे शुरू करूँगी। मेरे लिए तो वो छोटे भाइयों जैसा ही था, लेकिन मेरे भाई ने जल्दबाजी दिखाई और हफ्ते भर में ही मेरा इस बच्चे के साथ निकाह कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इतनी जल्दबाजी में ये सब कुछ कैसे हो रहा था। मेरा दिल इस शादी पर राजी नहीं था। मैं हर वक्त यही सोच रही थी। फिर एक रात मैं घबराहट के मारे अपने कमरे से निकली। मैंने सोचा था कि अम्मा को मना समझाकर इनकार कर दूंगी। मैंने अम्मा के कमरे में जाने ही लगी थी कि मुझे बावर्ची खाने से आवाज़ें सुनाई देने लगीं। आवाज़ें भाभी की थीं, इसीलिए मैं हैरान हुई कि इतनी रात में वो यहाँ क्या कर रही हैं। और जैसे ही मैं बावर्ची खाने के करीब पहुँची तो मेरे होश उड़ गए। उनका नशई भाई इनसे लड़ाई कर रहा था और कह रहा था कि आपने वादा किया था कि आप अपनी नंद को बदकिरदार साबित करके उसे मेरे साथ रुखसत कर देंगी, लेकिन आपने तो इसे अरबी बच्चे के साथ बांध दिया है। अब मेरा क्या होगा? मैं तो नाजरीन को पसंद करता हूँ। भाभी ने अपने भाई के मुंह पर उंगली रख दी और कहने लगी, चाहती तो मैं भी यही थी कि इसे तेरे साथ ही रुखसत करूं, लेकिन अब इसके ज़रिए से हम सब दुबई जा सकते हैं, इसीलिए वहाँ इसका रिश्ता पक्का कर दिया है। तेरे लिए मैं कोई और लड़की तलाश कर लूँगी, बल्कि तुझे भी दुबई ले चलूँगी। वहाँ किसी अरबी लड़की से तेरी शादी करवा दूँगी। भाभी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। बड़ी दूर की मंसूबाबंदी हो चुकी थी और मैं ही बेखबर थी। मैं अम्मा के कमरे में गई और इन्हें सारी बात बताई तो अम्मा कहने लगी, देख बेटी, यूं समझ ले कि ये रिश्ता कुदरत ने तेरे लिए भेजा है, वरना तेरी भाभी जो ठान ले वो करके ही रहती है। अगर अपने नशई भाई के साथ उसने तुझे बांध दिया तो सारी जिंदगी तू रोती रहेगी। इस घर में मेरी तो कोई हैसियत नहीं है कि मेरे इनकार पर तेरा भाई रुक जाए, इसलिए बेहतर है कि तू यहाँ से चली जा। मैंने भी शुक्र का कलमा पढ़ा कि मैं एक नशई आदमी से बच गई थी। 14-15 साल के बच्चे को संभालना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, इसीलिए मैंने इसे कुदरत की तरफ से जोड़ समझा और निकाह कर लिया।
वो लोग मुझे रुखसत करवा कर नहीं ले गए थे, बल्कि दोनों बाप बेटे ये कहकर शहर चले गए थे कि पहले मेरे कागजात तैयार होंगे, फिर वो सीधे मुझे रुखसत करवा कर अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ इनका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं था। वो लोग होटलों में गुजारा कर रहे थे और फिर जब कागजात तैयार हो गए तो वो दोनों वापस हमारे गांव आए और धूमधाम से मेरी रुखसती हुई और मैं वहां से सीधे एयरपोर्ट पहुंच गई। अपनी अम्मा को एक आखिरी नज़र देखते हुए मैंने इन्हें भाई के हवाले किया था। मुझे भाई पर तो यकीन नहीं था, लेकिन इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। फ्लाइट में तो मेरी अपने शौहर असलम से ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन जब हम दुबई में इनके बंगले पर पहुंचे तो मैं हैरान रह गई। काफ़ी बड़ा सा बंगला था। फिर मेरे ससुर ने धीरे धीरे मुझे हर चीज़ के बारे में बताना शुरू किया और मुझे पता चला कि असलम बहुत छोटा था जब इसकी वालदा का इंतकाल हो गया था। इसके वालिद ने इसी खौफ से दूसरी शादी नहीं की कि सौतेली माँ इसके साथ कोई ज्यादती ना करे, लेकिन वक्त के साथ साथ असलम को अपनी ज़िंदगी में किसी सहारे की ज़रूरत थी, क्योंकि इसके अब्बा करोड़पति ताजिर थे। वो कभी एक मुल्क तो कभी दूसरे मुल्क, और मजबूरन इन्हें बेटे को भी साथ रखना पड़ता था। वो इसे नौकरों के हवाले नहीं करना चाहते थे, इसीलिए असलम की पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही थी। असलम के अब्बा कहने लगे कि मैंने तुम्हें अपने बेटे के लिए इसीलिए चुना है ताकि इसे बीवी भी मिल जाए और एक समझदार साथी भी। माँ को तो उसने देखा ही नहीं, तुम ही इसे इतनी मोहब्बत दो कि इसकी ज़िंदगी की हर कमी पूरी हो जाए। मैं तुम पर आंखें बंद करके भरोसा करता हूँ, इसीलिए अब मैं कारोबार के लिए कहीं भी जाऊँ मुझे असलम की फ़िक्र नहीं होगी। तुम इसकी पढ़ाई पर भी तवज्जो देना और मोहब्बत से इसे अपना भी बना लेना। उम्र का फ़र्क कोई मानी नहीं रखता। मियाँ बीवी में उम्रों का फ़र्क होना तो सुन्नत है, इसीलिए मैं इस बात पर यकीन नहीं रखता कि तुम्हारे बड़े होने से मेरे बेटे की ज़िंदगी में किसी तरह की कोई कमी रह जाएगी। अपने ससुर की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। वो इंतहाई सुलझे हुए और पढ़े लिखे इंसान थे। मैं जान गई थी कि उन्होंने मेरा इंतखाब क्यों किया है। अब ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं इनके इंतखाब को सही साबित करती। मैंने ठान लिया था कि मैं असलम की तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी और उसे दुनिया की ऊंच नीच भी समझाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत ठोकरें खाई थी। लेकिन जब इसी रात मैं पहली दफ़ा असलम की खलवत में गई तो हैरान रह गई कि वो तो कहीं से भी एक 15-16 साल का बच्चा मालूम नहीं हो रहा था। सफ़ेद रंग का जुब्बा पहने जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो मैं इसे देखकर बस दंग रह गई थी। अपने घर में तो मैंने उसे इतने गौर से नहीं देखा था, लेकिन अब जब सर से पांव तक देखा तो एहसास हुआ कि वो लंबे चौड़े वजूद का मालिक था और उसकी आंखें बड़ी बड़ी चमकदार थीं। वो मेरे करीब आया और फिर मेरा हाथ पकड़कर बैठ गया। कहने लगा कि आप मुझे पहली ही नज़र में बहुत पसंद आई थी। यूँ समझ लें कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई थी। असलम की बात सुनकर मैं शर्म से चूर हुई थी और फिर अचानक ही असलम ने अलमारी से एक फ़ाइल निकालकर मेरे आगे रख दी। मैंने हैरत से देखा तो कहने लगा, ये आपकी मुंह दिखाई का तोहफा है। ये इस घर के कागजात हैं। ये घर मेरे अब्बा ने मेरे नाम किया था, अब मैं ये आपके नाम कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी हिफाजत के लिए ये ज़रूरी है, ताकि आपको ज़िंदगी में कभी ऐसा ना लगे कि आप बेआसरा हैं और कोई भी आपकी मजबूरियों का फ़ायदा उठा रहा है। असलम की सोच पर मैं हैरान रह गई थी कि एक 15-16 साल का बच्चा कैसे इतना गहरा सोच सकता था। शायद इसकी वालदा नहीं थी, इसीलिए इसकी सोच में अपनी उम्र से पहले ही पुख्तगी आ गई थी। फिर उसने मेरे हाथ पकड़कर चूमे और कहने लगा कि बहुत जल्द मैं आपकी ज़िंदगी की हर कमी को पूरा कर दूंगा। उस रात असलम ने मुझे बहुत खुशी दी थी। वो मेरी उम्मीदों से बढ़कर अच्छा था और नेक साबित हुआ था। उसकी ज़िंदगी में मोहब्बत की जो भी कमी थी मैंने उसे पूरा कर दिया था। और फिर असलम ने एक ऐसी बात कही कि जिसे सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा कि बहुत जल्द मैं आपकी वालदा को यहाँ बुलाने का इंतज़ाम कर रहा हूँ, क्योंकि आपके भाई और इनकी नीयत को मैं अच्छी तरह से जान गया हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी वालदा को भी हम यहीं अपने पास रख लें। ये सुनना था कि मैं फूट फूट कर रो पड़ी। समझ नहीं आ रहा था कि खुदा का शुक्र अदा करूँ या अपनी किस्मत पर नाज करूँ। मैंने 2 नवाफिल शुक्राने के अदा किए थे और फिर असलम वाकई ही अपनी बात पर पूरा उतरा था। उसने मेरी वालदा के लिए कार्रवाई शुरू कर दी थी। असलम किसी भी मर्द से कहीं ज़्यादा मजबूत था। वो अपने फैसले खुद ले सकता था। उसके वालिद ने इसे बहुत एतमाद दिया था।
اس میں اتنی ہمت اور طاقت تھی کہ وہ اپنے بلبوتے پر میرے لیے قدم اٹھا سکتا۔ اس نے اپنے والد کو صرف آگاہ کیا تھا کہ وہ میری والدہ کو بلانا چاہتا ہے، اور انہوں نے یہ معاملہ اس پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ پھر کچھ ہی عرصے بعد میری اماں میرے پاس آ گئی اور مجھے اتنا آسودہ دیکھ کر ان کے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے، وہ خوشی سے روئے جا رہی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی کو بہت سالوں بعد سکون ملا تھا۔ اور پھر میں نے اسلم کا وہ روپ دیکھا کہ میں حیران رہ گئی۔ یہ تو میں جان ہی گئی تھی کہ وہ ایک اچھا اور نیک انسان ہے، لیکن وہ کتنا پاورفل ہے، اس بات کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب دبئی میں لگاتار بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا، بہت زیادہ نقصان ہوا، لوگوں کی قیمتی چیزیں بھی خراب ہوئیں، تو اسلم نے کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لوگوں کی مدد شروع کر دی۔ اس نے ہر طرح سے لوگوں کی مدد کی تھی، نہ ہی اس کے پاس پیسے کی کمی تھی اور نہ ہی وسائل کی، اور اس نے ان دونوں چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کو مشکل سے نکالا تھا۔ وہ ایک مضبوط دل اور مضبوط ارادوں کا مالک تھا، جو سوچ لیتا وہ کر کے رہتا۔ مجھے اسلم کے والد کی تربیت پر بہت فخر ہوتا تھا، جنہوں نے اپنے بیٹے کو اتنا قابل بنایا تھا۔ میری اور اسلم کی شادی کو 6 مہینے گزر گئے۔ یہ 6 مہینے میں نے بہت اچھی طرح سے گزارے تھے، اور پھر پتہ چلا مجھے کہ میں امید سے ہوں۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی اور اسلم بھی بہت خوش تھا۔ میری ماں دن رات میرا خیال رکھ رہی تھی، اور پھر ایک دن ہمیں پاکستان سے ایسی خبر ملی کہ جسے سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ بھائی کی بیٹی شائستہ نے کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی تھی۔ وہ گاؤں سے ہی فرار ہو چکی تھی۔ بھابھی کا بھائی نشے کی حالت میں گاؤں کے کنویں میں گر کر مر گیا تھا، اور بھائی اور بھابھی اکیلے رہ گئے تھے، کیونکہ ان کی ایک ہی تو بیٹی تھی جس کے مستقبل کے لیے وہ بہت محنت کر رہے تھے۔ بھائی نے فون کر کے مجھ سے اور اماں سے رو رو کر معافی مانگی تھی۔ اماں نے اسلم سے اجازت لی تھی کہ وہ واپس اپنے بیٹے کے پاس جانا چاہتی ہیں، کیونکہ اب بھائی کا حال بہت خراب تھا۔ اکلوتی بیٹی کی حرکت نے انہیں توڑ دیا تھا۔ اسلم نے اماں کو زبردستی نہ روکا، بلکہ خود ان کی فلائٹ کروا کے انہیں واپس بھیج دیا۔ میں تو اس حالت میں سفر نہیں کر سکتی تھی، البتہ مجھے شائستہ کے بھاگ جانے پر بہت افسوس تھا۔ بھابھی کی غلط تربیت نے اسے اس نہج پر پہنچا دیا تھا۔ بھابھی نے ساری زندگی مجھے بد کردار ٹھہرانے کی کوششیں کی تھی، لیکن اب زمانہ ان کی تربیت پر تھو تھو کر رہا تھا، جبکہ خدا نے اسلم کی شکل میں مجھے ایک بہت خوبصورت تحفہ دیا تھا۔ مجھے یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی تھی کہ انسان صرف اپنی عمر کے ساتھ ہی مضبوط نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی اچھی تربیت اور انسان کا اخلاق اسے بہت مضبوط کر دیتا ہے۔ انسان کا دل اور اس کے ارادے نیک ہوں تو وہ کسی بھی عمر میں اپنی منزل حاصل کر سکتا ہے، جیسے کہ اسلم کر رہا تھا۔ بہت کم عمری میں ہی اس نے اپنی زندگی اور اپنے مقام کو بہت بلند کیا تھا، کیونکہ اس کا دل نیک، اپنے ارادوں پر بہت مضبوط تھا۔ مجھے یہ بھی سمجھ آ گیا تھا کہ شادی کے لیے مرد اور عورت کا برابر ہونا یا عورت کا مرد سے چھوٹا ہونا ضروری نہیں، کیونکہ اس رشتے میں عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ رشتہ محبت اور عزت کی بنیاد پر پروان چڑھتا ہے، اور اگر ایسی ہی مضبوطی ہر مرد کے اندر ہو کہ وہ اپنی عورت کو تحفظ بھی دے اور عزت بھی، اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے دوسروں کے کام بھی آئے، تو بہت جلد یہ دنیا بدل جائے گی۔